Hello everyone, welcome to the Manu Law classes in the session of Daily News Analysis. Today is 17th of October 2024. I am Naresh Sharma and going to discuss with you the current affairs of the day. Guys, अभी हमने जो नोबेल पीस प्राइज है या मैं कहूँ कि नोबेल प्राइज उसकी एक सीरीज को स्टार्ट किया है जिससे हम 2 से 3 वीडियोज में जिसको हम कंप्लीट कर रहे हैं. सो उसी सीरीज में हम आज आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि लास्ट वाले सेशन में क्या क्या हमारे बेसिक क्वेश्चंस थे. बिकॉज लास्ट सेशन में जो हमने डिस्कस किया था वो था नोबेल प्राइज के रिगार्डिंग में उसके बेसिक फैक्ट्स और कॉन्सेप्ट्स. सो आज उन कॉन्सेप्ट्स को हम डिस्कस करते हैं जो कल के सेशन से रिलेटेड थे. तो नोबेल प्राइज जो है कब फाउंड हुआ था, आप सबको यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है कि ये 1895 में इसका फाउंडेशन हुआ है. नेक्स्ट है कि हु फाउंडेड द नोबेल प्राइज. तो क्लियरली हमारे पास में विजुअल है कि अल्फ्रेड जो नोबेल थे उन्होंने अपनी विल के थ्रू नोबेल प्राइज को फाउंड किया था, स्टैब्लिश किया था. नेक्स्ट है इन विच ईयर वाज द फर्स्ट नोबेल प्राइज अवार्डेड. यू नो कि फर्स्ट टाइम जो नोबेल प्राइज है वो 1901 से स्टार्ट हुआ था और तब से एनुअली नोबेल प्राइज को जो है दिया जाता है. And how many fields were the Nobel prizes originally awarded? So you know कि originally जो Nobel prizes थे वो 5 कैटेगरी में दिए जाते थे, only 5 कैटेगरीज में. बाद में इकोनॉमिक साइंसेस का जो नोबेल प्राइज है उसको इंक्लूड किया गया था 1968 में. Where is the Nobel Prize administered? कहाँ पर इसको एडमिनिस्टर किया जाता है? तो स्वीडन में, और वो जगह का नाम है द प्लेस नेम इज स्टॉकहोम. यहाँ पर जो है इसको एडमिनिस्टर किया जाता है, सारे के सारे फंक्शंस इसके यहीं पे होते हैं. इन विच ईयर वाज द सर्विसेज रिक्साबैंक प्राइज ऑन इकोनॉमिक साइंसेज. इसको कई बार केवल इतने ही नाम से बोल देते हैं, इकोनॉमिक साइंसेज का नोबेल. ठीक है, कई बार केवल इस नेम से पूछ लेते हैं कि सर्विसेज रिक्सबैंक प्राइज किस सब्जेक्ट में दिया जाता है, तो वो इकोनॉमिक साइंसेज में दिया जाता है. ठीक है, और इसकी अगर हम बात करें तो ये कब एस्टेब्लिश हुआ है, तो 1968 से इकोनॉमिक साइंसेस का जो प्राइस है वो दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट डज ईच नोबेल प्राइज कंसिस्ट ऑफ. तो जब किसी पर्सन को नोबेल प्राइज मिलता है तो एक्चुअली में उसको क्या मिलता है. तो देखो, एक तो उसको मेडल मिलता है, कल जो मैंने आपको दिखाया था विद इमेज, एक डिप्लोमा मिलता है, एक बुकलेट जैसा मिलता है, और एक कैश अवार्ड मिलता है. इसको मैं लास्ट वाले सेशन में बहुत अच्छे से आपके सामने दिखाया था, मैंने इसको डिस्कस किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द नोबेल प्राइज अमाउंट फॉर. तो जो नोबेल प्राइज का अमाउंट है वो 11 मिलियन SEK जो स्वीडिश क्रोनोर होता है, वहां की करेंसी के हिसाब से 11 मिलियन वहां पे जो है मिलता है जब हम इसमें कैश प्राइज की बात करते हैं. तो एज ऑफ 2024 हाउ मेनी टाइम्स हैव द नोबेल प्राइज बीन अवार्डेड. सो अगर हम बात करते हैं तो 627 टाइम्स इसको दिया जा चुका है. जब हम इसकी बात करते हैं तो ये नंबर्स की बात हो जाती है, बिकॉज बहुत सारे ओकेजन्स पर एक ही नोबेल प्राइज को मैक्सिमम 3 पीपल उसको शेयर कर लेते हैं. सो दैट्स वाई ये नंबर इतना पहुंच जाता है. नेक्स्ट अब हम बात करते हैं व्हाट इज अ नोबेल प्राइज लॉरेट. तो नोबेल प्राइज लॉरेट कौन होता है, तो ये होता है अ पर्सन और ऑर्गेनाइजेशन. इट मींस यहाँ से एक बात और क्लियर है कि नोबेल प्राइज पर्सन को भी मिल सकता है और ऑर्गेनाइजेशन को भी मिल सकता है, और उसको हम जिसको नोबेल प्राइज मिलता है उसको हम बोलते हैं नोबेल प्राइज लॉरेट. कई बार उसको नोबेल लॉरेट भी बोल देते हैं सिंपली. नेक्स्ट क्वेश्चन और देख लेते हैं, और क्वेश्चन है कि which Nobel Prize is awarded for ground-breaking contributions in various fields. So different fields में जो नोबेल प्राइज मिलते हैं वो नोबेल पीस प्राइज होता है, नोबेल प्राइज इन लिटरेचर होता है, नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स होता है, मेडिसिन होता है जिसको हम फिजियोलॉजी बोलते हैं, फिजिक्स होता है, केमिस्ट्री होता है. तो ये सारे के सारे ही इसमें इंक्लूडेड होते हैं. आई होप ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ में आया. नेक्स्ट हम चलते हैं हु इज द मोस्ट फेमस फॉर इन्वेंटिंग डायनामाइट. सो कल भी मैंने इसको डिस्कस किया था
कि जो अल्फ्रेड नोबल थे उन्होंने ही डायनामाइट को इन्वेंट किया था और उन्हीं के नाम पर फिर जो है जो प्राइज है नोबल प्राइज वो मिलता है। व्हाट वाज अल्फ्रेड नोबल्स नेशनैलिटी, किस कंट्री के थे वो? सो ही वाज फ्रॉम स्वीडन, सो इसलिए उनको स्वीडिश नेशनैलिटी उनकी मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर्टिकल ऑफ द नोबल फाउंडेशन स्टेट्स दैट द प्राइज इज फॉर द ग्रेटेस्ट बेनिफिट ऑफ ह्यूमन काइंड। सो इसका आर्टिकल हमारे पास में है 1, जो ये कहता है जब नोबल इसका प्राइज का फाउंडेशन हुआ था तो अल्फ्रेड नोबल ने अपनी जो विल लिखी थी उसके अकॉर्डिंग जब इसका फाउंडेशन हुआ तो उसका आर्टिकल 1 ये कहता है कि हम नोबल प्राइज उन लोगों को, उन पर्सनालिटीज को, ऑर्गेनाइजेशन को देंगे जिन्होंने वर्ल्ड में ह्यूमैनिटी के लिए ग्रेटेस्ट वर्क किया हो। सो इसीलिए आर्टिकल 1 में ये सारी चीजें नोट डाउन है। और आज का लास्ट क्वेश्चन है विच ऑर्गेनाइजेशन एस्टैब्लिश्ड द नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज। सो इकोनॉमिक साइंसेज में ये आपके पास में आंसर है, तो सर्विसेज रिक्स बैंक जो है ये इसने एस्टैब्लिश किया था नोबेल प्राइज फॉर इकोनॉमिक साइंसेज, जो कि ओरिजिनली नोबेल प्राइज में काउंट नहीं किया जाता था। बाद में इसको 1968 में ऐड किया गया था और तब से नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक साइंसेज अवार्ड किया जाता है। अब हम आते हैं वापस अपनी उस सीरीज पर जिस सीरीज में वी वर डिस्कसिंग द नोबेल लॉरेट्स फ्रॉम इंडिया। सो उसी में कंटिन्यू करते हैं। एक पर्सन और है जिनका नाम है मदर टेरेसा। देखो मदर टेरेसा जो है इनिशियली इंडियन सिटीजन नहीं थी, लेकिन बाद में इनको इंडियन सिटीजनशिप मिली। इनको मिशनरी वर्क के लिए जाना जाता है, ठीक है। मदर टेरेसा ने ऐसा क्या काम किया और इसको इनको किस फील्ड में मिला? तो इनको प्राइज मिला था नोबेल पीस प्राइज, मींस पीस के जो है सेगमेंट में इनको ये प्राइज मिला था 1979 में। किस लिए? हर वर्क टू ब्रिंग हेल्प टू सफरिंग ह्यूमैनिटी, मींस इनके बहुत सारे वर्क्स वगैरह थे उनके बेसिस पर कि जो गरीब थे उनकी हेल्प करना, जो उनको फूड वगैरह डिस्ट्रीब्यूट करना, एजुकेशन पे वर्क करना, चिल्ड्रन के लिए वर्क करना, ऐसे लोगों की हेल्प करना जिसकी कोई हेल्प नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अबेंडेंड पीपल वगैरह जो थे उनके लिए वर्क करना। हालांकि मदर टेरेसा को इंडिया में और भी डिफरेंट फील्ड्स के लिए जाना जाता है और इनको कई बार इस बात के लिए भी जाना जाता है कि लोग कहते थे कि ये जिस किसी के ऐसे चेस्ट में हाथ रख देती, सिर पर हाथ रख, उनकी बीमारी खत्म हो जाती थी, उनका इलाज हो जाता था। इनको इस बात के लिए भी जाना जाता है कि इंडिया में बहुत बड़ी पॉपुलेशन को इन्होंने क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट किया था, इस बात के लिए भी इनको जाना जाता है। चलो छोड़िए, आते हैं हम नेक्स्ट टॉपिक पर और वो है हरगोविंद खुराना। इसमें हरगोविंद खुराना है, इनको बड़ा नाम है इंडिया में, इनको हमेशा जो है याद किया जाएगा बिकॉज इन्होंने जो डिस्कवरीज की उसके लिए इनको मिला था नोबेल प्राइज इन मेडिसिन या फिजियोलॉजी। इनको ये जो अवार्ड मिला था 1968 में मिला था। किसके साथ में? ये थे मार्शल डब्ल्यू जो है नीरेनबर्ग और डब्ल्यू होली, इनके साथ में इन्होंने ये शेयर किया था। किसके लिए? फॉर द इंटरप्रिटेशन ऑफ द जेनेटिक कोड एंड इट्स फंक्शन इन प्रोटीन सिंथेसिस। जो बॉडी में प्रोटीन का सिंथेसिस होता है, कैसे उसमें जेनेटिक रोल, जो जेनेटिक्स होती है वो क्या रोल प्ले करती है, उसके इंटरनल फंक्शन कैसे वर्क करते हैं और कैसे सेल के अंदर सारी चीजें होती हैं। तो जेनेटिक इंफॉर्मेशन इज ट्रांसमिटेड फ्रॉम डीएनए टू आरएनए। इस चीज को इन्होंने बहुत बड़े लेवल पर डेप्थ में जाकर के डिस्कस किया था और इन्हीं चीजों ने आगे चल करके मेडिसिन के फील्ड में जो मेडिसिन का डेवलपमेंट होता है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है ना, प्रोटीन से रिलेटेड इंडस्ट्री है, डाइट से रिलेटेड इंडस्ट्री है, डिजीजेस से रिलेटेड जो मेडिसिन बनती हैं या उनका डायग्नोसिस होता है, उस पर आज भी इनके रिसर्च काम आते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में इंडिया की एक पर्सनैलिटी है दैट इज सर सीवी रमन। इनको भी नोबेल प्राइज दिया गया था और इनको ये नोबेल प्राइज दिया गया था रमन इफेक्ट के लिए, ठीक है। जिनको ना मींस जो मिस्टर सीवी रमन है, इनको जाना जाता है रमन इफेक्ट के लिए। वो क्या था? द स्कैटरिंग ऑफ मोनोक्रोमेटिक लाइट थ्रू अ ट्रांसपेरेंट मीडियम। सो जो लाइट है वो कैसे रिफ्लेक्ट करती है, रिफ्रैक्ट करती है, कैसे इधर ट्रांसमिट होती है, उधर ट्रांसमिट होती है, ट्रांसपेरेंट मीडियम से जब वो बाहर जाती है तो कैसे जाती है, उस पर इन्होंने बहुत मींस बड़े लेवल पर रिसर्च किए थे। और फिजिक्स की कैटेगरी की अगर हम बात करें तो फर्स्ट पर्सन थे जिनको फिजिक्स में नोबेल प्राइज मिला था। अदरवाइज इनसे पहले फर्स्ट एशियन लिटरेचर की अगर हम बात करें
तो जो है रविंद्रनाथ टैगोर थे, जिनको 1913 में नोबेल प्राइज मिला था। सो उसके लिए उनको जाना जाता है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम एशिया के और इंडिया के फर्स्ट नोबेल लॉरेट, जिनका नाम है रविंद्रनाथ टैगोर। आप सब जानते होंगे, इनको जाना जाता है एक तो इंडिया का नेशनल एंथम लिखने के लिए, प्लस बांग्लादेश का भी नेशनल एंथम लिखने के लिए। और इन्होंने बुक लिखी थी और उस बुक का नाम था गीतांजलि, और उस गीतांजलि के लिए ही 1913 में इनको नोबेल प्राइज जो है दिया गया था। और इनकी एक राइटिंग स्टाइल ऐसी थी कि उसमें वेस्टर्न वर्ल्ड की इंग्लिश और इंडिया या कहूं मैं एशिया दोनों का ही मिक्सअप हमें देखने को मिलता है। सो इसके लिए इनको जाना जाता है। और ये कई बार जो है जो वेस्टर्न कल्चर है उसका फेवर करते थे, कहते थे कि इंडिया और वेस्टर्न वर्ल्ड दोनों का कल्चर अगर मिक्स करके काम किया जाए तो बड़े लेवल पर बहुत सारे अचीवमेंट्स हो सकते हैं। तो ये फर्स्ट नोबेल लॉरेट थे जिनको इंडिया से किसी पर्सन को अगर नोबेल प्राइज मिला था। सो इंडिया का हमने देखो इस आज के सेशन में जो हमने कल सेशन स्टार्ट किया था पार्ट 1 से, वहां से स्टार्ट किया था कि नोबेल प्राइज क्या है, बेसिक्स उसके क्या है, कितने लोगों को अब तक मिल चुका है, वो सारे एस्पेक्ट्स। उसके बाद फिर हमने डिस्कशन इसमें स्टार्ट किया कि नोबेल प्राइज में इंडियन जो पीपल हैं उनका क्या स्टेटस है, अब तक कितने इंडियन पीपल को जो है नोबेल प्राइज मिला है और वो कौन कौन थे और किस फील्ड में उनको नोबेल प्राइज मिला था। अब हम आते हैं 2024 में कि 2024 में जो नोबेल प्राइज मिले हैं 6 कैटेगरीज में, तो उनको एक एक करके हम डिस्कस करते हैं। आज जो रह जाएंगे उनको हम कल डिस्कस करेंगे। सो यहां से आपका नोबेल प्राइज का जितना भी क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे एग्जामिनेशन में, आई होप एंड आई एम श्योर कि आप सारे क्वेश्चंस को इजीली अटेम्प्ट कर पाएंगे अगर आपने इनको अच्छे से रिवाइज किया तो। अब हम आते हैं नोबेल प्राइज इन फिजिक्स में। तो जब अल्फ्रेड नोबेल ने उन्होंने अपना ये जो प्राइज का फाउंडेशन जब स्टार्ट किया था तो सबसे पहला नाम उन्होंने फिजिक्स का ही यूज किया था। तो मींस उनको फिजिक्स से बड़ा लव था, ठीक है। तो 1895 में जब ये स्टार्ट हुआ, 19th सेंचुरी की बात है बिकॉज, और उस समय पर फिजिक्स में बहुत ज्यादा रिसर्च भी हो रहे थे और सबसे ज्यादा पसंद किया जाने वाला सब्जेक्ट भी हुआ करता था उस समय फिजिक्स। नोबेल प्राइज इन फिजिक्स की अगर हम बात करें तो इसको देती है रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस। कई बार यह क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि फिजिक्स में जो नोबेल प्राइज मिलता है उसको कौन देता है, तो उसके लिए एक स्पेशल कमेटी है जिसको बोलते हैं हम रॉयल स्वीडिश एकेडमी ऑफ साइंसेस, स्टॉकहोम स्वीडन में इसको दिया जाता है। 2024 में जिन पर्सन को मिला है नोबेल प्राइज वो है आपके दो बंदे हैं और इनका नाम है जॉन जे हॉफील्ड एंड सेकंड पर्सन है जियोफ्रे ई हिंटन। इनको ध्यान रखिएगा आप, यहां से क्वेश्चन आने के पूरे चांसेस हैं। जॉन हॉफील्ड और जियोफ्रे ई हिल्टन जो है हिंटन, इन पर्सन को मिला है किसके लिए, मशीन लर्निंग या मैं कहूं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए इनको मिला है। जो आज बार बार हम देख लेते हैं कि कमेंट बॉक्स में हम जब कई बार कुछ टाइप करते हैं, व्हाट्सएप पे कोई मैसेज टाइप करते हैं, ईमेल में हम कुछ टाइप करते हैं या चैट जीपीटी का यूज करते हैं, जेमिनाई का यूज करते हैं, डिफरेंट एआई से रिलेटेड जो चीजें हम यूज करते हैं, डीप फेक वीडियोस बनाते हैं कुछ लोग, है ना। और मशीन लर्निंग के थ्रू जितना भी हम ये सब कुछ देख पा रहे हैं, इनका इनिशियल जो स्टार्टअप है, इसका अगर हम कहूं कि पायोनियरिंग वर्क अगर किसी ने किया तो ये दो पर्सन थे जिनका नाम है जॉन जे हॉफील्ड और जियोफ्रे ई हिंटन। इन दोनों पर्सन ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मशीन लर्निंग के जो बेसिक वर्क थे इन्होंने करके दिए। बाकी बाद में इन फील्ड में, इस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फील्ड में जितना भी डेवलपमेंट हुआ उसके लिए प्लेटफॉर्म इन्होंने बना करके दिया जहां से मींस बेसिक वर्क स्टार्ट होता है। तो जॉन हॉफील्ड की अगर हम बात करें तो इन्होंने एसोसिएटिव मेमोरी दैट कैन स्टोर एंड रिकंस्ट्रक्ट इमेजेस एंड अदर टाइप्स ऑफ पैटर्न इन डाटा। तो सबसे पहले जो फिजिक्स लेवल पर जो वर्क होता है किसी कंप्यूटर के, किसी मशीन के लिए, वो मशीन किसी कोड को कैसे समझेगी, उसके लिए सबसे पहले इन्होंने काम किया था। और यहां से स्टार्ट होता है कि किसी डेटा में जो पैटर्न बनता है उसको आइडेंटिफाई कैसे किया जा सकता है, उसी को हम कहते हैं एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। बिकॉज जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है वो किसी पैटर्न के बेसिस पर वर्क करती है,
मीन्स पहले उसको कुछ पैटर्न मिल जाते हैं, उस पैटर्न में फिर वो डेटा से कुछ पैसेज लिख सकता है, पैसेज से क्वेश्चन बना सकता है, क्वेश्चंस के आंसर की फॉर्मेटिंग कर सकता है, आपको स्ट्रक्चर क्रिएट करके दे सकता है कि किसी क्वेश्चन का आंसर कैसे जो है लिखा जाएगा, आपको वो किसी ऐसे की फॉर्मेट बना करके दे सकता है कि ऐसे में हमें क्या क्या पॉइंट्स कवर करने हैं किसी टॉपिक पर, वो सब कुछ क्रिएट करके दिया। और ये है वो पर्सन जिन्होंने इस फील्ड में सबसे ज्यादा काम किया, बेसिक वर्क इन्होंने किया। और देखो बहुत लंबे समय तक इन्होंने वर्क किया और आज जाकर के इनको क्या मिला है, जो है नोबेल प्राइज इनको मिला है। सो देखो कोई भी सफलता होती है वो अचानक से तो नहीं मिल जाती, और ये वो लोग हैं जिन्होंने अपनी पसंद के काम किए, जिन वर्क्स में, जिन फील्ड में इनको मजा आया, इन्होंने एंजॉय किया अपने वर्क को। और जो लोग अपने वर्क को एंजॉय नहीं करते, बस फॉर्मेलिटीज करते हैं, आप पाएंगे कि वो उस काम को मन लगा करके कभी नहीं कर सकते, बस वो फॉर्मेलिटी पूरा करते हैं, वो डूब नहीं सकते अपने सब्जेक्ट में, अपने फील्ड में, अपने वर्क में, अपने प्रोफेशन में, बिकॉज वो उसको एंजॉय नहीं कर पाते। और आप देखेंगे कि वर्ल्ड में जिन्होंने भी बड़े अचीवमेंट किए हैं, उन फील्ड में किए हैं जो उनका पैशन था। सो पैशन को ही अपना प्रोफेशन बनाना चाहिए, यहां से चीजें भी हमें मिलती हैं। नेक्स्ट पर्सन है जेफरे हिंटन। इन्होंने क्या काम किया, ऑटोनोमसली फाइंड प्रॉपर्टीज इन डेटा and so perform tasks such as identifying specific elements in pictures। उससे भी आगे चल करके अगर हम बात करें कि किसी डेटा में क्या प्रॉपर्टीज हैं, ठीक है, किसी इमेज की क्या प्रॉपर्टीज है, क्या उसमें एलिमेंट है। सपोज करो आपने किसी एक पर्सन का फेस बनाया, होता है ना डीप फेक वीडियो जो आ रहे हैं, वो उस इमेज को देख करके, हमारी फोटो देख करके एक सेम इमेज क्रिएट कर सकता है, हमारी एक इमेज को लेकर के एक वीडियो क्रिएट किया जा सकता है, हमारी वॉइस को वो आइडेंटिफाई करके हमारी ही वॉइस में एक वीडियो और उसमें ऑडियो भी क्रिएट किया जा सकता है। तो उसके लिए सबसे पहले जो बेसिक वर्क किए तो ये थे आपके जेफरे हिंटन। और इनकी अगर मैं पिक्चर की बात करूं तो ये है वो पर्सन, देखो आज मींस काफी बुजुर्ग है, लेकिन उस समय पर उन्होंने बहुत हार्ड वर्क किया था, बहुत मेहनत की थी। नेक्स्ट अब हम आ जाते हैं 2024 का फिजियोलॉजी या मेडिसिन के फील्ड में किसने ज्यादा बहुत बड़ा अचीवमेंट किया, तो वो पर्सन है विक्टर एम्ब्रोस एंड गैरी रुबकन। ये दो पर्सन हैं, इन्होंने मेडिसिन के फील्ड में, फिजियोलॉजी के फील्ड में बहुत बड़ा वर्क किया, और वो था इनका माइक्रो आरएनए एंड इट्स क्रूशियल रोल इन पोस्ट ट्रांसक्रिप्शनल जीन रेगुलेशन में। जो हमारा आरएनए होता है, राइबो न्यूक्लिक एसिड, जैसे होता है ना डीएनए होता है, वैसे एक आरएनए भी होता है, जैसे डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, ऐसे ही राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है, उसके अंदर का भी जो सिस्टम है दैट इज माइक्रो आरएनए, उस पर इन्होंने वर्क किया। और इनके वर्क का इतना इंपॉर्टेंस है कि मैं आपको कुछ पॉइंट्स बताऊंगा। ये दोनों पर्सन हैं जिन्होंने इस पर बहुत ज्यादा वर्क किया था, ठीक है। क्या क्या इन्होंने मेजर फाइंडिंग्स की थी कि देखो एक स्मॉल लेवल से लेकर के लार्ज स्केल लेवल तक एक सेल जो होती है, सेल के अंदर जो मींस जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, उसके अंदर के जो एलिमेंट्स होते हैं उनमें भी आपस में रिलेशन होता है, वो कैसे आपस में कम्युनिकेट करते हैं। देखो जैसे हम बोलते हैं ना कि सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ ह्यूमन बॉडी, हम कहते हैं ना लिविंग बींग्स की जो स्मॉलेस्ट अगर कोई बॉडी है तो वो है सेल। सेल से मिलकर के ही सब कुछ क्रिएट होता है। इन्होंने सेल के अंदर भी क्या होता है उस पर काम किया, और स्पेशली अगर मैं बात करूं तो सेल के अंदर कैसे कम्युनिकेशन होता है, उसके अंदर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, आरएनए होता है, डीएनए होता है, माइक्रो आरएनए होता है, उन सब के अंदर इन्होंने क्या किया, जो है रिसर्च किया। देखो क्या किया इनके रिसर्च ने, दिस रिसर्च अनकवर्ड हाउ दीज माइक्रो आरएनएज कंट्रीब्यूट टू वेरियस हेल्थ चैलेंजेस, कि जो अंदर जो माइक्रो आरएनए है सेल के अंदर, वो किसी हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए, डिजीज के लिए कैसे वो कंट्रीब्यूट करता है, कैसे नई नई डिजीजेस क्रिएट हो जाती हैं, इंक्लूडिंग कैंसर, कि कैंसर अगर होता है तो वो कैसे, कहां से उसकी स्टार्टिंग होती है, सेल के अंदर ऐसा क्या हो जाता है उस लेवल पर, हार्ट डिजीज कैसे हो जाती है, बाय इन्फ्लुएंसिंग सेल्यूलर बिहेवियर एंड फंक्शंस। तो कुल मिलाकर के यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि सेल के अंदर की जो चीजें हैं,
उनका अगर बिहेवियर, उनका पैटर्न, उनके फंक्शंस जब चेंज हो जाते हैं तो वहां से स्टार्ट होता है द इवोल्यूशन ऑफ एनी डिजीज, चाहे वो कैंसर हो, चाहे वो हार्ट डिजीज हो, चाहे वो इट मे बी एनी अनदर डिजीज, कोई भी डिजीज होती है तो सेल के अंदर से बिहेवियर चेंज होता है। अब अगर ह्यूमन जो है इस ह्यूमन वर्ल्ड में, इस अर्थ पर अगर आप सेल के अंदर के बिहेवियर को भी अगर आपने जो है पैटर्न को कैच कर लिया, समझ लिया, तो यहां से आगे चाहे वो आपका हार्ट डिजीज हो, आपका कैंसर हो, आपकी टीबी हो, या और भी स्किन डिजीजेस हो, ऐसी कोई भी डिजीज हो, या ब्लड से रिलेटेड डिजीज हो, हाइपोथैलेमिया जो होता है, थैलेसीमिया होता है, अगर ऐसी चीजें क्रिएट हो रही हैं, जो डिजीज आ रही हैं और आपने अंदर की चीजें पता कर ली, तो आने वाले टाइम में ऐसी डिजीजेस के लिए मेडिसिन भी बहुत इजीली बनाई जा सकेंगी, बिकॉज यहां से आपको सेल के अंदर की चीजें पता चल गई कि कैसे बिहेवियर उनका चेंज होता है, तो फिर मेडिसिन भी हम बना लेंगे आने वाले टाइम में। वर्ल्ड में इसमें बहुत सारी चीजें जो है चेंज होती हुई हमें दिखेंगी। सो आज हमने इसमें जो फिजियोलॉजी मेडिसिन तक का देख लिया नोबेल प्राइज। कल के सेशन में जो बचे हुए प्राइजेस हैं उनको हम डिस्कस कर लेंगे कि किस किस को जो है ये प्राइज मिले हैं, नोबेल प्राइज, जिनको हमें डिस्कस करना है। रही बात उसकी कि नोबेल प्राइज फॉर केमिस्ट्री या ये सब, इसको भी हम डिस्कस कर देंगे आने वाली नेक्स्ट क्लास में। तो कल हमारा नोबेल प्राइज वाला जो सीरीज है वो कल फिनिश हो जाएगी, उसके बाद हम फिर कोई नई सीरीज स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, जैसा भी होगा। सो आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं नए सेशन में नए टॉपिक के साथ में। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय, टेक केयर।